और नहीं किए। तो ये होता परंतु इतना तो बकी बॉल्स किस तरह हानिकारक है? देखिए, नैनो प्रदूषण का मतलब क्या हुआ? नैनो प्रदूषण मतलब ऐसा प्रदूषण जो कि नैनो प्रौद्योगिकी के कारण होने वाला जो प्रदूषण है, उसको हम लोग नैनो प्रदूषण कहेंगे। अब जैसे कई सारे नैनो कण हैं, कार्बन नैनो ट्यूब है, ग्राफीन है, क्वांटम डॉट है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की हमने बात की। तो ये सारे जो नैनो कण होते हैं, इनके कारण कई बार प्रदूषण हो सकता है। तो इनके कारण होने वाला जो प्रदूषण है, उनको हम लोग नैनो प्रदूषण कहेंगे। बकी बॉल का मतलब क्या है? हमने वहाँ पर देखा कि बकी बॉल का मतलब है फुलेरीन, जो एक प्रकार के नैनो कण के पहले सबसे पहले जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसको हम लोग बकी बॉल कहते हैं। तो यही बकी बॉल जो है, ये फुलेरीन जो है, ये मछलियों में पाए गए। तो मछलियों में आए यानी कि उन्होंने मछलियों को के पास कहाँ से आया होगा? जल से आया होगा, यानी कि जल में फुलेरीन के कण हैं, तो ये नैनो प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। अगर दुनिया में रोबोट ही हो तो इंसान का क्या होगा? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा और भविष्य में क्या होना है, कैसे क्या कहाँ हम लोग जा रहे हैं। परंतु इतना तो हमेशा समझ के चलिए कि अ, इंसान कभी भी किसी रोबोट को अपने ऊपर हावी तो नहीं होने देगा। हम जहाँ-जहाँ पर उपयोग करेंगे वो ऐसे स्थान होंगे जो या तो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, और या फिर मान लीजिए जहाँ पर मस्तिष्क का हमारा प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वैसे जो क्षेत्र होंगे वहीं पर रोबोट का कार्य हम ले सकते हैं, बाकी स्थानों पे तो ऐसे भी नहीं कर पाएँगे। क्या कार्बन नैनो ट्यूब को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते। इनको इनको बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, और काफ़ी पूरी जो तकनीक होती है वो काफ़ी महँगी भी होती है। क्वांटम डॉट समझ में नहीं आया श्याम, आप पूछ रहे हैं। तो देखिए, क्वांटम डॉट क्या है समझ लीजिए कि छोटे-छोटे बिल्कुल गोलाकार ऐसे पदार्थ हैं जो कि जिन पर अगर पराबैंगनी प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट लाइट अगर उन पर पड़े, तो वो विभिन्न प्रकार के रंग को उत्सर्जित करते हैं। तो ये जो विभिन्न रंग को ये उत्सर्जित या प्रदर्शित करेंगे, तो ये रंग इस बात पर आधारित है कि उस क्वांटम डॉट का, उस छोटे से गोलाकार कण का आकार कितना था। आकार अगर बड़ा होगा तो वो लाल या नारंगी वगैरह रंग के होंगे, और आकार यदि छोटा हो तो बैंगनी या नीले वगैरह रंग के ये होंगे। तो ये होते हैं क्वांटम डॉट। कितने बजे तक की क्लास है आज? तो लगभग 10:30 तक की क्लास होगी। फिर अनुराग आपने पूछा है कि अब की बार 3 वैज्ञानिकों ने क्वांटम डॉट के क्षेत्र में क्या खोज की है जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला? उन्होंने क्वांटम डॉट खोजा था, बहुत पहले ही खोजा था, लेकिन उन्होंने क्वांटम डॉट को खोजा था, और क्वांटम डॉट पहली बार उन्होंने बना कर के भी दिखाया था, तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। सबसे पहला रोबोट कहाँ और कब बना? ये लगभग 1940 के दशक में अमेरिका में सबसे पहले बना है। इसरो ने चंद्रयान 3 की हेल्प से क्या-क्या खोज लिया है चाँद पर? अभी तक तो हम लोग आँकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी खोज के बारे में हमें नहीं पता लगा है। कोई क्लियर जानकारी नहीं मिल रही, आप बताइए, इसीलिए आपको क्लियर जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी तक हम बस आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कुछ खोज नहीं की है। फिर रिंकी आपने पूछा है, और गगनयान में व्योम मित्र गई अगर किसी कारण अपना काम ना कर पाए तो एजेंसी क्या-क्या करती है और कोई भी रोबोट काम ना कर पाए? देखिए, हम लोग तो कोशिश करेंगे कि इसको इस प्रकार से बनाया जाए कि ये वो कार्य कर पाए, और नहीं कर पाए तो फिर बेहतर रोबोट अगली बार बनाना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते।
क्या रोबोट से स्पेस का कचरा साफ कर सकते हैं? मतलब सैद्धांतिक रूप से कर ज़रूर सकते हैं, लेकिन काफ़ी कठिन ये प्रक्रिया होगी, अभी तक तो किसी ने ये नहीं किया है। एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने वर्ड्स में बोलकर नोट्स बनवा दीजिए, ऐसे पीपीटी देखिए, पीपीटी पढ़ना जो है वो साथ-साथ पढ़ने के लिए नहीं है। पीपीटी है जब बाद में आप दोबारा दोहराना शुरू करते हैं, रिवीजन शुरू करते हैं, पीपीटी उस समय काम आएगी। क्योंकि हर चीज़ लिखवाने में देखिए समय भी बहुत व्यर्थ होता है। एक व्यावहारिक रूप से आप सोचिए इसको, तो समय बर्बाद बहुत होता है अगर मैं हर चीज़ को बिल्कुल लिखवाने लग जाऊँ। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ कर के यहाँ से समझ सकते हैं, और जो भी इसीलिए अतिरिक्त बातें होती हैं, वो जब भी मैं बात कर रहा होता हूँ, साथ-साथ इसीलिए उसको समझाता चलता हूँ। सेना में रोबोट का क्या उपयोग हो सकता है? तो सेना में अलग-अलग प्रकार से हम देख सकते हैं। तो खोज एवं बचाव कार्य के लिए तो हमारे पास दक्ष है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो रोबोट के माध्यम से हमला भी कर सकते हैं सामने वाले पर, तो वैसे रोबोट बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा कई जगह पे आप देखेंगे कि कई सारे विश्लेषण करने में या ऐसे परिस्थितियों में जाने में जहाँ पर किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो सकता है, वहाँ पर रोबोट की मदद ली जा सकती है। तो वो हर प्रकार से हमने देखा है कि सेना में भी इसकी मदद ली जाती है। जापान और दुबई के कुछ होटल में रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, क्या भारत में भी ऐसा है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। कार्बन नैनोट्यूब को कैसे बनाते हैं? देखिए, बनाने के पीछे की एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। हम लोग कई सारे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनसे इन्हें प्राप्त करते हैं। तो उन कार्बनिक पदार्थों को जब हम लोग तोड़ते हैं तो वहाँ पर से हमें कार्बन नैनोट्यूब प्राप्त होते हैं। क्वांटम थ्योरी क्या है? क्वांटम थ्योरी के बारे में हम लोग थोड़ा कल हम लोग पढ़ेंगे। सूचना एवं संचार वाले अपने अध्याय में पढ़ेंगे। भारत में रोबोट का विकास कहाँ तक हुआ है? देखिए, भारत में रोबोट का विकास अ, निजी क्षेत्रों में तो हुआ है, निजी कंपनियों ने किया है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। इसीलिए इसको लेकर के ना कोई नीति है, ना कोई योजना है। व्योममित्र में कृत्रिम दिमाग का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार? तो नहीं, कृत्रिम दिमाग का प्रयोग यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि एक सिस्टम बनाया गया है, एक कंप्यूटर की तरह इसे बनाया गया है, जो कि अलग-अलग प्रकार के कार्य को करने की क्षमता रखती है। रोबोट को कोई भी बाय कर सकता है। ये इस बात पर आधारित है कि किस प्रकार का रोबोट है। कई सारे ऐसे रोबोट हैं जो कि बनाए ही गए हैं हमारे आप आम जीवन के लिए। अब जैसे वैक्यूम क्लीनर, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर बनाया गया है जो कि आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं। तो अनुप्रयोग पर आधारित है कि खरीद सकते हैं कि नहीं। जैसे हॉलीवुड में टेक्निकल मैन होते हैं, वैसे फ्यूचर में संभव है। देखिए, होता संभव तो बिल्कुल है। ये चंद्रयान 3 कितना सफल रहा, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सफल तो हो गया। सफलता क्यों हम लोग कह रहे हैं कि सफलता प्राप्त हो गई? क्योंकि हमें वहाँ पे उतरना था, हम उतर गए। हम दक्षिण ध्रुव पे जाना चाहते थे, हम चले गए। वहाँ पर रोवर को उतार करके आस-पास के क्षेत्रों का विश्लेषण करना चाहते थे, हमने कर लिया। तो विक्रम लैंडर को सही से उतार कर उससे प्रज्ञा रोवर को उतारना था, वो हमने कर लिया। तो सफलता तो मिल गई। अब यहाँ पर से जो हमें जानकारियाँ मिलेंगी, जो आंकड़े यहाँ से हमें प्राप्त होंगे, उनके आधार पर हो सकता है कि आगे कई सारी नई बातें हमें पता लगें। तो अभी तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते।
अभिक्रिया कराते समय कैसे पता करेंगे कि किसके कितने अणु को तोड़ा गया? ये तो अ, अब किस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक बार बताएँ ज़रा? देखिए, फैज़ान एक बात मैं आपको बताऊँ, आपके बहुत सारे जो प्रश्न ना बिल्कुल तथ्य हैं कि आपने पूछा कि सबसे पहला रोबोट कौन? सबसे कहाँ पर हुआ? भारत में कौन? ऐसे प्रश्न यूपीएससी में नहीं आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों से बचिए, जहाँ पर केवल तथ्यों के बारे में बात हो, किस साल क्या हुआ, किसने क्या किया, वैसे प्रश्न विज्ञान में आपसे कभी नहीं पूछे जाएँगे। क्योंकि विज्ञान के से संबंधित अगर प्रश्न आने होंगे, तो वो हमेशा किसी न किसी प्रकार से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होगा, इनके अनुप्रयोगों पर आधारित होगा या इनसे संबंधित जो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, उन पर आधारित होगा। कभी भी आपको किसने किया, कब किया, इस प्रकार के प्रश्न कभी भी नहीं पूछे जाएँगे। क्या भारत में अभी तक स्पेस में कोई रोबोट भेजा गया है? नहीं, अभी तक नहीं। व्योम मित्र पहली रोबोट होगी जिसे भेजा जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला अध्याय जो है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या अर्थ होता है? इसको समझते हैं। अब देखिए, आपके पाठ्यक्रम में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम में जो शब्द हैं वो पिछले 10-12 साल से बदले नहीं हैं। लेकिन पिछले 10-12 साल में प्रौद्योगिकी बहुत बदल गई है। तो इसलिए प्रौद्योगिकी का एक बहुत बड़ा आयाम आज के दिन में हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हालाँकि कहीं पर भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी मेरे हिसाब से पाठ्यक्रम का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा शायद कोई भी और हिस्सा नहीं रहा हो। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको समझें कि आखिर ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? अब जहाँ तक प्रश्नों की बात है, आगे तो हम उम्मीद करेंगे कि आपके प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएँगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में अभी तक तो एक ही प्रश्न आया है और मुख्य परीक्षा में भी पहली बार 2023 की मुख्य परीक्षा जो अभी हाल ही में हुई है, वहाँ पर पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक प्रश्न पूछा गया। बड़ा आसान सा प्रश्न पूछा गया, लेकिन एक प्रश्न पूछा गया है। तो आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ से प्रश्न पूछना जारी रखा जाएगा, क्योंकि इतने सारे नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं, नए विकास देखने को मिल रहे हैं और सब जो हैं कहीं न कहीं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से संबंधित ज़रूर हैं। तो इसलिए आगे जाकर के हम उम्मीद करेंगे कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो प्रश्न हैं, आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछे जा सकते हैं और मेरा अनुमान है कि दोनों में पूछे जाएँगे, आगे बिल्कुल पूछे जाएँगे, क्योंकि पूरे विश्व में आज अगर किसी प्रौद्योगिकी की, किसी तकनीक की यदि बात हो रही है, तो वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। शायद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा कोई भी ऐसी कोई टॉपिक होगी जिसके ऊपर आज प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चर्चा होती हो। तो इसलिए जाने ये बात कि कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानना। तो सबसे पहले समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है? इससे संबंधित कुछ जो अवधारणाएँ हैं उनको समझेंगे। छोटी-सी एक उदाहरण होगी कि कैसे इसका कार्य हम करते हैं, कैसे इसकी मदद लेते हैं और फिर इनके अनुप्रयोग क्या हैं, समस्याएँ क्या हैं, इन सब के ऊपर चर्चाएँ होंगी। तो सबसे पहले जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ हुआ कि ऐसी मशीन की बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो बुद्धिमत्ता की जब हम बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो इंटेलिजेंस का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या होता है? कब आप किसी को बुद्धिमान कहते हैं? तो बुद्धिमान का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि किसी को अगर पढ़ने में अच्छा हो तो उसको बुद्धिमान कह दिया। नहीं, बुद्धिमान का अर्थ हुआ है जिसको बेहतर सोचने, समझने, कार्य करने की क्षमता हो, समस्या समाधान करने की क्षमता जिनमें हो, किसी प्रकार का समाधान हो। तो वैसे सारे कार्यों को उससे संबंधित अगर कोई कार्य अच्छे से कर पाता है तो उसको बुद्धिमान हम लोग कह सकते हैं। तो बुद्धिमत्ता वहीं से आती है, इंटेलिजेंस वहीं से आती है। और कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, यानी जब आप किसी भी मशीन में
कृत्रिम रूप से यदि आप इस बुद्धिमत्ता को डालने की कोशिश कर रहे हो, उनमें ये भाव जगाने की कोशिश कर रहे हो, तब फिर वैसे में इन्हें हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जब हम बात करते हैं तो ऐसी मशीनों में सोचने, समझने, सीखने, समस्या समाधान तथा निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता जो होती है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। तो मशीनों को उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता के साथ-साथ कार्य करने तथा मानवीय क्षमताओं का अनुकरण करने, समझने और कार्य करने में सक्षम बनाना, ये यहाँ पर हमारी कोशिश होती है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या हो जाता है कि जहाँ पर भी आप किसी मशीन में कृत्रिम रूप से बुद्धिमत्ता उनमें डाल रहे हो, यानी उनको आप बुद्धिमान बना रहे हो, किसी भी तरह से, चाहे वो सोचने की बेहतर क्षमता हो, समझने की बेहतर क्षमता हो, समस्या को समाधान करने की बेहतर क्षमता हो, निर्णय लेने की बेहतर क्षमता हो, तो ये सीखने की बेहतर क्षमता हो, तो जो भी हो, तो वैसे में हम इसे क्या बोलेंगे, वैसे में इसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। तो इसीलिए सीखने और समस्या समाधान जैसे मानव मस्तिष्क से जुड़े हुए जो लक्षण है, उनको जो प्रदर्शित करने वाली मशीनें होंगी, उनको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका कार्य हमें देखने को मिलता है। तो अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए कुछ 3-4 अवधारणाएँ हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पर आधारित होता है। तो मशीन लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग क्या है? और साथ ही साथ न्यूरल नेटवर्क क्या है? ये 3 अवधारणाएँ समझना होगा। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क। ये 3 क्या है? इन तीनों को हम समझेंगे। क्योंकि ये 3 जो है यही मिल करके एक प्रकार से समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ये आधार बन जाते हैं, ठीक है? किसी भी प्रकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ये आधार बन जाते हैं और इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं कि आगे कोई भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता इन्हीं के आधार पर कार्य करता हुआ हमें नज़र आता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि मशीन लर्निंग का अर्थ क्या है, ठीक है? मशीन लर्निंग का अर्थ क्या है? डीप लर्निंग इससे कैसे जुड़ा हुआ है? और न्यूरल नेटवर्क इससे कैसे जुड़ा हुआ है? तो सबसे पहले आता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1959 में किया गया था और आर्थर सैमुअल नामक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले इसका उपयोग किया था। और अर्थ क्या है कि स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना सीखने की क्षमता। अब समझिए कि इसका मतलब क्या बनता है, मतलब कब हम कहेंगे कि कोई एक मशीन खुद से कोई कार्य कर रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोई कार्य कर रहा है, और कब कोई मशीन केवल और केवल जो उन्हें प्रोग्राम किया गया है, जो उन्हें निर्देश दिए गए हैं, जो उनको उनमें जानकारियां दी गई हैं, केवल उसी के हिसाब से कोई कार्य कर रहा है, अपने से कोई कार्य करने की क्षमता जिसमें ना हो। मान लीजिए कि एक साधारण सा कोई एक कैलकुलेटर है, ठीक है? तो कैलकुलेटर में अगर मान लीजिए आपको कोई गणना करनी होती है, तो आप उनमें जो भी नंबर वगैरह होंगे, उनको जैसे-जैसे दबाएँगे उसके हिसाब से आपको उसका उत्तर मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कोई कैलकुलेटर पे जाऊँ और वहाँ पर 2 प्लस 2 इक्वल टू, ये मैं अगर दबा दूँ, तो फिर क्या होगा? वहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 4, ठीक है? वहाँ उनका जो डिस्प्ले होगा, उसमें 4 लिखा हुआ हमें नज़र आ जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से कैलकुलेटर कार्य करता है। तो ये एक सामान्य मशीन हो गई, ठीक है? ये एक सामान्य मशीन हो गई, जहाँ पर आपने सारे अपने जो सूचनाएँ थी वो उस मशीन को दे दी और उसके हिसाब से उनको जिस प्रकार से प्रोग्राम किया गया था, उसके हिसाब से उन्होंने अपना उत्तर दे दिया। अब मान लीजिए कि ऐसा ही कोई कैलकुलेटर अगर मशीन लर्निंग पर आधारित हो, तो मशीन लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना, तो जहां पर मशीन खुद से सीखने लग जाए, उसको मशीन लर्निंग कहेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिना प्रोग्राम किए समझने की या सीखने की जो क्षमता है, उसको हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। समझ रहे हैं आप? मशीन इसीलिए लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना, तो मशीन जहां पर खुद से सीख जाए, उसको मशीन लर्निंग कहेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसी कोई कैलकुलेटर हमारे पास हो, जहां पर जो मशीन लर्निंग पर आधारित है, तब क्या होगा? मान लीजिए कि आपने 2 + 2 = एक बार दबाया, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आंसर है 4।
अब यही मान लीजिए कि 2 + 2 = 2 हम 50 बार, 100 बार, 200 बार उस पर बार-बार एक ही 2 + 2 = 2 करते चले जाएँ। तो वैसे में अगर वो मान लीजिए कि अगर मशीन लर्निंग पर आधारित यदि अ, वो कैलकुलेटर हो, तो वैसे में हम क्या देखेंगे? वैसे में हम देखेंगे कि वो अ, मशीन लर्निंग पर आधारित जो कैलकुलेटर वगैरह होगा, वो खुद से बाद में समझने लग जाएगा। जैसे ही मान लीजिए कि आप 2 प्लस दबाएँगे, वो खुद से आपसे आगे पूछने लग जाएगा कि क्या आप आगे 2 + 2 = 2 दबाना चाहते हैं? तो मशीन लर्निंग खुद ब खुद समझ जा रहा है। मशीन लर्निंग जहाँ पर अगर कैलकुलेटर में उपयोग किया जाएगा, तो मशीन लर्निंग खुद समझने लग जाएगी कि हाँ, ये कोई पागल इंसान है, जो बार-बार आकर के 2 + 2 = 2 दबाता रहता है कैलकुलेटर पर। तो ये मशीन लर्निंग पर आधारित हो, तब ऐसा होगा। और आपने देखा होगा कि जैसे गूगल पे भी आप अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप कुछ-कुछ सर्च करना शुरू करेंगे, गूगल आपको आगे खुद ब खुद बताने लग जाएगा या खुद से आपको विकल्प देने लग जाएगा कि आप क्या ढूँढना चाहते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो गूगल सर्च है, वो मशीन लर्निंग पर आधारित है। या फिर मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर कई बार कुछ जब दबाते हैं, तो ऑटो करेक्ट हो जाता है। तो ऑटो करेक्ट जब हो जाता है, तो ऑटो करेक्ट भी एक प्रकार से मशीन लर्निंग पर आधारित होता है। तो इसीलिए वो ऑटो करेक्ट कर पाता है आपको। तो इसलिए ये सारे जो अलग-अलग प्रकार के जो सॉफ्टवेयर का, तकनीक का हम उपयोग आज कर रहे हैं, ये सब मशीन लर्निंग पर आधारित है। तो इसीलिए मशीन लर्निंग में हम क्या देखते हैं कि कोई भी विशिष्ट कार्य के लिए सुपरिभाषित विशिष्ट निर्देशों के साथ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी को हाथ से कोड करने के बजाय मशीन बड़ी मात्रा में डेटा और एल्गोरिदम का उपयोग करके प्रशिक्षित हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट कार्य को करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। तो इसीलिए आप उनको प्रोग्राम नहीं करते, आप उनको सिखा देते हैं। मशीन लर्निंग में यही होता है कि आप उनको सिखा देते हैं। आप उनके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, आप उनको सिखा दे रहे हैं कि कैसे कार्य किया जाता है। तो फिर वो अपने से भी कार्य करना सीख जाएँगे, तो उसके लिए उस आपको उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ता है। तो यही मशीन लर्निंग है कि आप उनको प्रोग्राम ना करें, आप उन्हें प्रशिक्षित करें, उन्हें सिखा दें कार्य करना, तो आगे वो स्वयं सीख जाएँगे कि कार्य कैसे किया जाता है। इसके बाद फिर आती है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग जो है, ये मशीन लर्निंग से कुछ अलग नहीं है, ठीक है? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कुछ अलग नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक बेहतर विशिष्ट रूप है, ठीक है? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक बेहतर विशिष्ट रूप के रूप में आप देख सकते हैं। तो ये मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है? मशीन लर्निंग का एक बेहतर विशिष्ट रूप है जिसको हम लोग डीप लर्निंग कहते हैं। तो बेहतर या विशिष्ट रूप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको प्रशिक्षण उतना लंबा नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता। आपको जो उत्तर प्राप्त होते हैं उसकी सटीकता और बेहतर होता है, उसकी सटीकता और बेहतर होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है कि आपको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता, उन्हें ज़्यादा नहीं समझाना पड़ता, फिर भी वो बेहतर करने लग जाते हैं, बेहतर वो जल्दी सीखने लग जाते हैं। तो वैसे जो भी मशीनें होंगी उनको डीप लर्निंग आधारित माना जाएगा। तो इसीलिए जो डेटा संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला को संसाधित कर सकती है और इसके लिए मनुष्य द्वारा कम डेटा पूर्व प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है और अक्सर पारंपरिक मशीन लर्निंग के तरीकों की तुलना में अधिक सटीक परिणाम उत्पन्न कर सकती है। तो इसीलिए हम विशिष्ट रूप क्यों कह रहे हैं? अधिक सटीकता, अधिक सटीकता मिलेगी, बेहतर परिणाम मिलेंगे और कम प्रशिक्षण देना होगा।
ठीक है, कम प्रशिक्षण देना होगा। तो इस प्रकार से डीप लर्निंग जो है वो कुछ इस प्रकार से कार्य करता आपको नज़र आएगा। तो ये डीप लर्निंग इसीलिए मशीन लर्निंग से अलग नहीं है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग अलग नहीं है। बस डीप लर्निंग को हम और बेहतर विशिष्टता प्रदान कर पाते हैं मशीन लर्निंग की तुलना में। अब ये जो डीप लर्निंग है, ये न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता हमें नज़र आता है। न्यूरल नेटवर्क। तो इसीलिए अगली बार अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो जहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, वहां पर न्यूरल नेटवर्क की बात अवश्य की जाती है। तो न्यूरल नेटवर्क क्या है ये समझते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क क्या है, एक प्रकार से समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ। हाँ, तो न्यूरल नेटवर्क क्या है, एक तरह से ये ऐसा समझिए कि आपने जो भी इनपुट दिया है, यानी आपने मान लीजिए जो भी निर्देश वगैरह इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिए, अब क्या होगा कि इस यहाँ पर प्रश्न और यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर आपने प्रश्न पूछा और यहाँ पर आपको उत्तर मिल गया। अब इस प्रश्न और उत्तर के बीच में यहाँ पर कई सारे, यहाँ पर क्या होगा कि प्रश्नों का, जो भी प्रश्न आपने पूछा उसका विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ पर कई सारी छिपी हुई परतें होंगी। यहाँ पे कई सारी छिपी हुई परतें होंगी और ये छिपी हुई परतें जो है, आपने जो भी प्रश्न पूछा उसका विश्लेषण करेंगी, उसका विश्लेषण करेंगी, उनको समझने की कोशिश करेगी और उसके लिए इसके पास बहुत सारी परतें होंगी। तो एक परत से दूसरे परत तक जाते जाते ये उत्तर जो है और बेहतर तरीके से मिलना शुरू हो जाता है। तो वैसे में हम देखते हैं कि डीप लर्निंग कार्य करता है और ये डीप लर्निंग इन पूरे जो छिपी हुई जो परतें होती हैं, इन छिपी हुई परतों के माध्यम से और बेहतर सटीकता हमें प्रदान कर पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हिडन लेयर इनको कहा जाता है। आम भाषा में इसको अंग्रेजी में हिडन लेयर्स कहते हैं। तो ये जो हिडन लेयर्स होती हैं, ये हिडन लेयर्स किसी भी डीप लर्निंग का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा होती हैं, किसी भी न्यूरल नेटवर्क का बहुत प्रमुख हिस्सा होती हैं। अब न्यूरल नेटवर्क क्यों कह रहे हैं? न्यूरल शब्द कहाँ से आ रहा है? न्यूरॉन से आ रहा है। न्यूरॉन। तो अब ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन हमारे शरीर में अगर हम देखें तो इसके समतुल्य होते हैं हमारे स्नायु। तो हमारे जो स्नायु हैं हमारे शरीर में, जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं, समझ लीजिए कि यहाँ पर ये न्यूरल नेटवर्क भी कुछ उसी प्रकार से कार्य कर रहा है। अब आपको ये तो पता है कि हमारे शरीर में कई सारे स्नायु होते हैं, पूरे उनकी भी पूरी एक नेटवर्क होती है जो हमारे शरीर के भीतर होती है और सूचना का आदान-प्रदान वो करते हैं, है ना? सूचना का आदान-प्रदान वो करते हैं, यानी शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक सूचना ले जाना उनका कार्य होता है। तो जो भी सूचनाएँ मस्तिष्क तक गई हैं, उसके आधार पे मस्तिष्क ने को निर्णय लेना होगा। तो जो ये जो निर्णय लेना होगा, ये फिर स्नायु के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचा दी जाती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो छिपी हुई परतें हैं, ये सारी छिपी हुई परतें इसी प्रकार के न्यूरॉन के माध्यम से कार्य कर रही होती हैं और उनके आधार पर, उनसे जो भी उन्हें आँकड़े प्राप्त हुए, उसी के आधार पर आपको एक उत्तर या आपको आपने जो भी पूछा उसका आपको जो परिणाम है वो मिल जाएगा। तो जो भी उत्तर या जो भी परिणाम प्राप्त होना है, वो हम देखते हैं कि इस इन्हीं छुपी हुई परतों के माध्यम से ये होता है। कैसे ये कार्य करती हैं, ये काफ़ी जटिल है और वहाँ तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना आप जान लीजिए कि कई सारी छिपी हुई परतें हैं, उनके माध्यम से हम सटीक उत्तर या सटीक परिणाम तक पहुँच पाते हैं। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग इसको प्रशिक्षित इस प्रकार से किया जाता है कि हमें और सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं और जल्दी परिणाम प्राप्त हो पाते हैं, तो इसको हम लोग डीप लर्निंग कहते हैं। अब जब हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं, तो आज के दिन में हमें यह देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो हमें आज देखने को मिल रही है। तो वो कैसे कार्य करता है, इसको ज़रा हम एक बार समझें। तो कैसे, सबसे पहले
जो भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में हम जानते हैं, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम जानते हैं, उसे वर्गीकृत किस तरह से किया जाए। तो वर्गीकरण करने का पहला तरीका होता है अशक्त और सशक्त के बीच में। अब देखिए अशक्त और सशक्त ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे खुद के बनाए हुए शब्द हैं, क्योंकि बिल्कुल नई प्रौद्योगिकी है तो हिंदी भाषा में कई सारे ये शब्द मौजूद अभी नहीं है। तो हो आपको इसलिए वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये शब्द आपको जानना ज़्यादा आवश्यक है और उसी का कह लीजिए कि एक प्रकार से एक अनुवाद है, जो अशक्त और सशक्त के रूप में हमने यहाँ पर उपयोग किया है। तो अ, तो तो अशक्त किसे कहेंगे और सशक्त किसे कहेंगे? तो यहाँ पर ये एक प्रकार से कृत्रिम सोच का वर्णन यहाँ पर किया जाता है अशक्त में। यानी ऐसी ये व्यवस्था है जहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो शायद सारा कार्य अपने हिसाब से कर रहा है या खुद से सारा कार्य कर ले रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो केवल और केवल उसी कार्य को कर रहा है, जिस कार्य को करने के लिए हमने उन्हें सक्षम बनाया है। यानी उनके सोचने की क्षमता खुद से विकसित नहीं हुई है। उनकी सोचने की क्षमता वहीं तक है जहां तक के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है और जिस कार्य के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है उस कार्य के अलावा और कोई भी कार्य वो नहीं कर सकता। उसमें इस प्रकार के सोचने की क्षमता नहीं होती कि आप कुछ भी कार्य करवा लें, वो कर जाए। आपने जिस चीज के लिए उसे प्रशिक्षित किया होगा, जिस कार्य के लिए उन्हें बनाया होगा, आप उनसे केवल वही कार्य करवा पाएंगे, उसके अलावा कोई और कार्य नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए इसको हम लोग अशक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और आज के दिन में जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप पाएंगे कि वो मुख्यतः सारा वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हम नहीं पहुंच पाए। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर वास्तविक सोचने की क्षमता की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब ये हो गया कि जिस चीज के लिए आपने उन्हें प्रशिक्षित नहीं भी किया है, जो कार्य करने के लिए उनके पास प्रशिक्षण नहीं भी है, वो कार्य भी अगर वो करने लग जाए, यानी अपने हिसाब से सोचने की क्षमता यदि उनमें विकसित हो जाए, कि सिर्फ वही नहीं समझेंगे जो आपने समझाया, वो खुद से आगे भी समझ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रशिक्षित किया है कि वो 2+2 को हमेशा 5 बताए। आपने प्रशिक्षण 2+2 इक्वल टू 5 के लिए कर दिया। तो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2+2 को हमेशा 5 ही बताएगा। लेकिन हो सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो 2+2 इक्वल टू 4 खुद ब खुद बता दे, क्योंकि वो केवल और केवल आपके प्रशिक्षण पर निर्भर नहीं है, वो स्वयं से भी सोचने की क्षमता रख सकता है। तो वैसे में हम इसे सशक्त यानी स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। इसी प्रकार से वर्गीकरण का एक और तरीका होता है नैरो और जनरल। ठीक है, संकीर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो अब नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हम कहते हैं, तो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है जहां पर कोई भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल एक प्रकार का कार्य कर पाए, या तो एक कार्य या तो दो तीन एक ही प्रकार का कार्य जब करने की उनमें क्षमता हो, तब उसे हम लोग नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और सामान्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जब ये कई प्रकार के अलग-अलग प्रकार के कार्य को करने की क्षमता रखे। ठीक है? तो अगर विभिन्न प्रकार के कार्य को खुद से करने की क्षमता यदि रखे, तो वैसे में हम कहेंगे कि ये क्या है? ये सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, यानी जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और दूसरी ओर नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब कहेंगे? जब केवल एक ही प्रकार के कार्य करने की उनमें क्षमता हो, बिल्कुल सीमित मात्रा में कार्य करने की क्षमता हो। तो इसीलिए वैसे में हम क्या कहेंगे कि निर्धारित संख्या तक ही जब उन कार्य करने की क्षमता उनकी अ, हो, तो वैसे में इनको संकीर्ण कहा जाएगा। अब इसके अलावा एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। पिछले 1 साल में तो कम से कम हमने इसकी कई सारी चर्चाएँ देखी हैं, जो कि है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? जैसे अगर आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना है, या फिर
डाल ई के बारे में आपने सुना है, अगर आपने डीप फेक के बारे में सुना है, अगर ये सब आपने सुना है तो ये सब क्या है? ये सब उदाहरण है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। हाँ, गूगल बार्ड है, चलिए मैं ये भी लिख देता हूँ, गूगल का बार्ड है, इसको भी आप कह सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सारे जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनको कहा जाता है। अब ये जो जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्या है? इसको समझते हैं। तो अभी तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम जानते थे, या अभी तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने बनाया था, वो सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे जो कि जिनका मुख्य कार्य होता था किसी भी कार्य का विश्लेषण कर पाना, या फिर हो सकता है कि आपने जो भी सूचना ये जो भी आंकड़े, जो भी जानकारी उनको दी, उसका वो प्रसंस्करण करके आपको बता देंगे, ठीक है? तो वो अभी तक बिल्कुल इसी प्रकार का कार्य कर रहे थे। वो खुद से कुछ करके अपने आप आपको नहीं दे सकते, यानी कोई भी सामग्री वो खुद से नहीं बना सकते। वो केवल आपके लिए कोई विश्लेषण करके दे देंगे, या फिर आपके लिए कोई भी कार्य करने को छोटा बना देंगे। तो जिस भी कार्य को करने में समय बहुत लगता है, उस समय को कम कर देंगे। तो वैसे था, लेकिन खुद से कोई सामग्री नहीं बना सकते थे। लेकिन अब वो बदला जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्वयं खुद ही लिखने की क्षमता, स्वयं कोई नया चित्र बनाने की क्षमता, स्वयं कोई अपने से वीडियो बना देने की क्षमता, ये सारी क्षमताएँ अब उनमें आ गई। तो ये इसको हम लोग जनरेटिव एआई कहते हैं, यानी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के हमारी जो भी हमारा जो भी डर था, हमारा जो भी भय था, अब वो सच्चाई में बदलना शुरू होता है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो मैं मुस्कुरा भले ही रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात से चिंतित होकर मुस्कुरा रहा हूँ कि पता नहीं विश्व अब कहाँ जाने वाला है, किस दिशा में यहाँ ये जाने वाला है। यहाँ से उपयोगिता तो हमें बहुत दिखती है, बहुत ही विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हमें समझ में आते हैं जो कि यहाँ के होंगे, लेकिन यही बहुत ही विपरीत दिशा में, गलत दिशा में भी जाने की संभावना रखता है, और इससे कई सारी ऐसी चीजें की जा सकती हैं जो कि जिसकी परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते। अब लेकिन अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन शायद पहुंचने में ज्यादा समय लगे भी ना। तो इसीलिए बहुत डर, इसीलिए इस प्रकार का डर बना हुआ रहता है। अब जैसे ये आपके पास, आपके सामने जो चित्र है, ये किसका चित्र है? जानते हैं आप किसका चित्र है? लेकिन क्या ये वही मोनालिसा है जैसी मोनालिसा आपने पहले देखा होगा? क्या ये बिल्कुल की बिल्कुल वही मोनालिसा है, या कुछ और, कोई और मोनालिसा है ये? ये थोड़ी अलग सी मोनालिसा है, आप तो देख ही पा रहे होंगे कि ये थोड़ी अलग सी मोनालिसा है ना? हाँ, हाँ, इसके बाल अलग हैं, है ना? तो बाल में हमने मोहॉक बना दिया है, जो स्पाइक कहते हैं, मोहॉक बोलते हैं, ये मोहॉक हमने बना दिया। अब ये जो मोहॉक हमने बनाया, ये जो मोहॉक हमने बनाया, इसको बनाना कितना आसान है मैं बताता हूँ आपको। अभी तक क्या होता कि आपको बैठ करके हो सकता है कि फ़ोटोशॉप के माध्यम से या किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से शायद 1-2 घंटे तक बैठ करके आपको ये कार्य करना पड़ता। अब हमें इसके लिए 2 घंटे तक बैठने की आवश्यकता नहीं है। ये जो यहाँ पर डॉल-ई जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, ये डॉल-ई खुद से चित्र बनाने की क्षमता रखने वाला एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। तो ये निर्देश के आधार पर निर्देश के आधार पर चित्र बनाने की इसके पास क्षमता होती है। तो यहाँ पर अगर मुझे इसके माध्यम से यदि मुझे मान लीजिए कि कोई नया चित्र बनाना है, तो फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे बस बोलना होगा कि मुझे एक ऐसा चित्र चाहिए जहाँ पर
मोनालिसा हो, लेकिन मोनालिसा के बाल अलग हों, मोनालिसा के सामान्य बाल होने की जगह पर मोनालिसा के बाल बिल्कुल स्पाइक किए हुए हों या मोहॉक बनाए हुए हों। तो वो जैसे ही मैं दिशा निर्देश दूँगा, वो खुद ब खुद ये ऐसी एक चित्र मेरे सामने आ जाएगी। एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। आपने एक चित्र देखा है जो आपको पता नहीं है कि आपने जो चित्र देखा था, वो मैंने DALL-E के माध्यम से बनाया था। ये चित्र, ग्राफ़ीन में ये चित्र जो आपने देखा, ये जो चित्र है ये मैंने DALL-E के माध्यम से बनाया है। वहाँ पर क्या किया मैंने, मुझे ये दर्शाना था कि 1-2 वैज्ञानिक साथ में हों और वो सेलोटेप का उपयोग कर रहे हों ग्राफ़ीन बनाने के लिए। तो मैंने यही वो आप वहाँ पर DALL-E को यही निर्देश दिया। मैंने वहाँ पर लिखा कि आई नीड अ पिक्चर वेयर आई हैव 2 साइंटिस्ट्स हू आर प्लेइंग अराउंड विथ सेलोटेप एंड दे डिस्कवर ग्राफीन। ये इंस्ट्रक्शन मैंने दिया, ये निर्देश मैंने लिखा। अब उसके बाद देखिए कि ऐसा चित्र बना करके मेरे सामने आ गया। ये चित्र बिल्कुल बनाया गया, ये मैंने खुद से बनाया, ना गूगल से लिया, ना कहीं से। ये चित्र बिल्कुल डाली को बस इंस्ट्रक्शन देके उन्हें उसे निर्देश दे करके यहाँ से ये बन गया, खुद ब खुद। तो तो समझिए कि ये सब होना अब संभव है कि ये सारे चित्र बिल्कुल खुद ब खुद बन जा रहे हैं। अब सोचिए कि यही चित्र अगर डाली के माध्यम से नहीं बनता, तो शायद किसी आर्टिस्ट को जाकर के देना पड़ता, उसे मैं बैठकर समझाता कि देखो मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो फिर बैठ करके उसको स्केच करना शुरू करते। हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का समय लेते और ला करके मेरे पास देते कि ये देखिए ये मैंने चित्र बना करके दिया। अब ये कार्य को करने में मुझे कितना समय लगा? लिखने में, टाइप करने में 30 सेकंड और डाली को लगा एक और 30 सेकंड। तो जो कार्य हो सकता है कि 4 घंटे, 5 घंटे में बन करके तैयार होता, वो 1 सेकंड, 1 मिनट के भीतर ये हो करके तैयार हो गया। तो इतना समझ लीजिए कि कैसे ये चीज़ें बदल रही हैं। अब आप यहाँ पे सोचिए इसके लाभ और हानि। लाभ क्या? कि हमारा कोई भी कार्य बहुत तेज़ हो गया। हमें जो कार्य करने में बहुत समय लगा होता, वो कार्य तो हम तेज़ी से कर लेंगे, 1 मिनट में कर लेंगे, 2 मिनट में कर लेंगे। हो सकता है कि पहला जो चित्र है मुझे पसंद ना आए, मैं बोल दूँगा ये चित्र अच्छा नहीं लगा, कोई और किसी और तरीके से इसी चित्र को बनाओ या कोई नई सुझाव दो कि और कैसे चित्र बनाए जा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा 3-4 मिनट, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट के अंदर मेरे पास कम से कम 10-15 विकल्प आ जाएँगे। मुझे जो लगेगा सबसे बेहतर विकल्प है, मैं उस बेहतर विकल्प को चुनूँगा और उसको जा कर के यूज़ कर लूँगा। अब यही सोचिए कि अगर डाली नहीं होती, तो फिर इसी को करने में मुझे समय बहुत लगता। तो मेरे लिए फ़ायदा कि मेरा समय बचा, लेकिन घाटा किसको? किसी भी चित्रकार को, किसी भी आर्टिस्ट को, उसको हुआ घाटा क्योंकि अन्यथा मैं उसे ये कार्य देता और उसे कुछ पैसे भी मुझे देने पड़ते इस चित्र को बनाने के लिए। तो उनका रोज़गार उसी से चलता, उनको कार्य वहीं से मिलता। अब उनको कार्य कहाँ से मिले? क्योंकि ये सारा कार्य तो एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बैठ कर के 1 मिनट में कर जाए, जो कार्य करने में उनको हो सकता है कम से कम 2-3 घंटे का तो समय लगता। तो आप सोचिए कि इसके फ़ायदे तो हैं, लेकिन नुकसान भी कितने हो सकते हैं। तो यहीं पर आकर के आज समस्याएँ हमें देखने को मिल रही हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर नए-नए स्वरूप में समस्याएँ हमारे सामने प्रकट हो पाती हैं। तो ये इस प्रकार से डाली है, वैसे ही चैट जीपीटी के बारे में आपने शायद सुना होगा। चैट जीपीटी के बारे में सुना है आपने? कोई ऐसा भी है जो अभी तक चैट जीपीटी के बारे में जिसने ना सुना हो? सुना है? नहीं सुना है? अच्छा चलिए ठीक है। तो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी ये एक वेबसाइट है, ये chat.openai.com ये वेबसाइट है, इसका ऐप भी है हालाँकि, लेकिन ये वेबसाइट भी है। अब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर जाके देखिए इस तरह की एक यहाँ पर बॉक्स यहाँ पर आएगी आपके सामने। आप जो भी चाहते हैं वहाँ पर आपको टाइप करना है और आप जो भी टाइप करेंगे, उसका उत्तर वो लिख करके आपको यहाँ पर दे देंगे। अभी तक क्या होता है, गूगल पर जब जाकर के आप टाइप करते हैं, तो गूगल पे जो भी आप टाइप करेंगे, तो आपको अलग-अलग वेबसाइट के लिंक वहाँ पे मिल जाते हैं, है ना?
अलग-अलग वेबसाइट के लिंक आपको मिल जाते हैं और उसी लिंक का आप उपयोग कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको कार्य करना हो, उसके लिए आप उस लिंक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? ये हम करते आते हैं अभी तक। लेकिन अब यहाँ पर कैसे चीज़ें बदलेंगी? चीज़ें इस प्रकार से बदल जाएँगी कि यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे कि आप जो भी यहाँ पर अपना प्रश्न लिखते हैं, उसका एक बिल्कुल नया उत्तर वो स्वयं से उत्तर बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो आपको 50 वेबसाइट का लिंक नहीं दिया जाएगा, बल्कि वही आपके लिए उत्तर लिख कर के दे देंगे। आपको जो भी उत्तर चाहिए, जैसा भी उत्तर चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, जो भी जिस प्रकार से चाहिए, अलग-अलग प्रकार से आप जो पूछेंगे सबका उत्तर आपको मिलता चला जाएगा। और वो उनके खुद के शब्दों में होगा। वो चैट जीपीटी द्वारा बनाया हुआ इस प्रकार का होगा जैसे कि कोई मानव बैठ कर के वो उत्तर लिख रहा हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चैट जीपीटी का उपयोग किया जा सकता है। और यही आज हो रहा है। अब चैट जीपीटी के माध्यम से सारी चीज़ें इतनी सुगम हो गई हैं कि आपको गूगल पे जाकर के 50 वेबसाइट देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके भी लाभ हैं, इसके भी हानि है। लाभ क्या है कि हमारा काम फिर से सुगम हो गया, आसान हो गया काम हमारा। बहुत तेज़ी से कार्य हो जाएगा, बहुत तेज़ी से आपको उत्तर मिल जाएगा। समस्या कहाँ पर है कि सारे उत्तर सही हों, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपको नहीं पता, तो आपको नहीं पता चलेगा कि उत्तर सही था कि गलत था। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ और ये मेरे ही साथ हुई हुई घटना है, इसलिए मेरे से बेहतर शायद ये सारी चीज़ें नहीं समझा पाए कोई। अब मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझे एक गणित का एक सवाल दिया, प्रोबेबिलिटी का एक सवाल था, थोड़ा-सा कठिन सवाल था, तो उनसे नहीं हो रहा था, उन्होंने मुझे दिया कि प्रोबेबिलिटी का सवाल हल करने के लिए। तो मैंने बैठ कर के उसको हल किया और मेरा जो उत्तर है वो आया 63%, 63% मेरा उत्तर आया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, चैट जीपीटी से भी पूछते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो चैट जीपीटी से मैंने पूछा वही जो उनका जो सवाल था, वो गणित मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी पे लिख दिया। वहाँ पर उत्तर आया 15%। तो मेरा उत्तर 63%, चैट जीपीटी का उत्तर 15%। और मुझे लगभग-लगभग पता था कि मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने सवाल लिखा, चैट जीपीटी ने इसका उत्तर दिया। मैंने नीचे लिखा कि मुझे लगता है कि तुम्हारा उत्तर गलत है। आई थिंक योर आंसर इज़ रॉन्ग। आई थिंक द आंसर शुड बी 63%। ये मैंने नीचे लिख दिया। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, उसके नीचे फिर इनका जवाब आता है कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। उसके बाद फिर दोबारा एक बार रिकैलकुलेट चैट जीपीटी ने किया और आंसर मेरे सामने 63% ला करके इसने छोड़ दिया। तो अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता होता, अगर मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मेरा उत्तर बिल्कुल सही है, तो चैट जीपीटी के द्वारा जो मुझे उत्तर दिया गया है, जो वहाँ पर सवाल का हल जो चैट जीपीटी ने लिख करके दिया था, मैं उसी को हूबहू उतार करके उसे वापस भेज देता कि हाँ, लो ये है तुम्हारा उत्तर। तो अब ये इस प्रकार की समस्याएँ हैं कि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है कि चैट जीपीटी आपको पूर्णतः बिल्कुल सटीक उत्तर दे पाए। कई बार उत्तर उसके गलत भी हो सकते हैं। और कुछ भी आप पूछ लीजिए, चाहे वो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके पढ़ाई से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, चाहे यूपीएससी मेंस के आपके पुराने-पुराने प्रश्न हो, आप कुछ भी पूछ लीजिए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन ये उत्तर 100% सटीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वो अब ये जो सूचना यहाँ प्राप्त हो पा रही है, ये सूचना विभिन्न वेबसाइट से उठाई गई होगी। अब जो वेबसाइट से जिस वेबसाइट से उठाई गई है, वो उस वेबसाइट में सही उत्तर था कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? तो यहाँ पर दिक्कत है। अब यही मान लीजिए कि आप कुछ गूगल पे सर्च करके ढूँढते हैं, तो आपको कई सारे ऐसे वेबसाइट हो जाते हैं जिनके बारे में आपको पता है कि हाँ, इस वेबसाइट पे यदि सूचना है तो सही होगी, इस पे गलत सूचना मुझे नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर कम से कम सटीकता की गारंटी आपको मिलती है। यहाँ पर वो सटीकता की गारंटी कई बार नहीं मिलती। तो इसलिए इसका उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है, हमारा कार्य बड़ा आसान हो जाता है, काफ़ी तेज़ हो जाता है, लेकिन कई कई बार हो सकता है कि गलत भी मिले। तो वहाँ पर आपको अगर पता है तभी आपको पता चल पाएगा कि उत्तर सही मिला या गलत मिला, या फिर हो सकता है कि आप जस के तस उसको उतार जाएँगे। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान रखकर चलना पड़ता है। तो इस प्रकार से जनरेटिव एआई आज हमने देखा है कि जनरेटिव एआई बनना शुरू हो गया है। तो एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता को संदर्भित करता है जिसे
नई सामग्री जैसे कि चित्र, वीडियो, पाठ या संगीत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो मानव द्वारा बनाई गई सामग्री के समान या अपरिभेद्य होता है। तो इस प्रकार से इसलिए जनरेटिव एआई को समझना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मौजूदा डेटा और पैटर्न को सीखकर नए डेटा को ये उत्पन्न कर सकता है खुद से। उसी प्रकार से डीप फेक है। तो डीप फेक में क्या हमने देखा है कि डीप फेक में वीडियो बनाए जा सकते हैं, जो कि जो भी वीडियो होंगे वो कृत्रिम होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक मैं आपको काम देता हूँ, आप जा करके सर्च कीजिए बिली, BILLIE। आप ये जा करके ढूंढिए, आपको एक सामने आपके सामने एक महिला आएंगी जो कि आपको कुछ कुछ बोल रही होंगी, और देखने में तो बिल्कुल लगेगा कि कोई कोई मॉडल है या कोई कोई एक्ट्रेस है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो बिली है, ये है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये डीप फेक वीडियो द्वारा ये बनाया गया है। आपको देख करके नहीं समझ में आएगा, आपको देख करके बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि इस बिल्ली की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये सच में कोई व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से ये किया जा सकता है कि आज वीडियो को ट्रेन किया जा सकता है, वीडियो के लिए ट्रेन किया जा सकता है। कल हो सकता है कि मेरे जगह पर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने आपके बोर्ड पर बैठी हो और आपको पता भी ना लगे कि ये कि मेरे हिसाब से प्रशिक्षित किया गया है उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसको एक बस स्क्रिप्ट दे दी जाएगी, मेरे आवाज में उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, मेरे चेहरे पर उसे फिट कर दिया जाएगा और फिर मैं आराम से बैठ करके अपने घर में सोता रहूंगा और सुबह की कक्षा लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने आ जाएगी। तो ये सब होना संभव है। ये सब होना संभव है और इसी दिशा में हम बढ़ने लग गए हैं। आप खुद से सर्च कीजिए, बिली अभी जाकर के सर्च कर लीजिए, इंटरनेट पे जाइए और बिली एआई लिख दीजिए, बिली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख दीजिए और देखिए आपको क्या मिलता है। और वहाँ पर से एक वीडियो आपको मिलेगा, आप बिल्कुल नहीं सोच पाएँगे कि ये वीडियो जो है, ये पूर्णतः ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये बिल्कुल भी वीडियो सच का वीडियो नहीं है। इसी प्रकार से बैरक ओबामा का बना हुआ है, व्लादिमीर पुतिन का बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का बना हुआ है, सबके नाम पे बना हुआ है। तो अब पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल कि है या मतलब कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या सच है, क्या झूठ है। ये सच और झूठ के बीच की जो दीवार है, ये मिटने लग जाती है जनरेटिव एआई से। ठीक है? तो अब यहीं से अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सुपर इंटेलिजेंस की ओर। अब सुपर इंटेलिजेंस क्या है? सुपर इंटेलिजेंस समझ लीजिए कि अब आगे अगला भाग है इस प्रौद्योगिकी का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहां पर हम बात कर रहे हैं सामान्य और सशक्त एआई दोनों को मिलाकर। सामान्य में हमने क्या कहा, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने क्या कहा कि वो वैसी परिस्थिति है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभिन्न प्रकार के कार्य को करने की क्षमता रखे। केवल एक ही प्रकार के कार्य को नहीं, बहुत सारे अलग अलग विभिन्न कार्य को करने की क्षमता रखने को हम लोग कहेंगे कि ये सामान्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और सशक्त कब कहेंगे? सशक्त तब कहेंगे जब वो खुद से सोचने की क्षमता रखे। ठीक है? खुद से सोचने की क्षमता रखे, उसको हम लोग सशक्त कहेंगे। तो सामान्य और सशक्त जब मिल जाए, तब वो हो जाता है सुपर इंटेलिजेंस। तो सामान्य और सशक्त मिलने से क्या होगा कि वो विभिन्न प्रकार के कार्य को करने की क्षमता रखेगा और खुद से सोचने की भी क्षमता रखेंगे। तब जाकर के ये हमारे लिए घातक हो सकते हैं, क्योंकि फिर वो हो सकते हैं कि उनको लगेगा कि मुझे खुद को बचाना है, और अगर उनके डेटा के हिसाब से सबसे बड़ा दुश्मन उनको कौन नजर आएगा? मानव। सबसे सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य नजर आना लगेगा और उनको लगेगा कि अगर मान लीजिए कि मुझे स्वयं को बचाना है और अगर मुझे चाहिए कि मैं स्वयं को बचा सकूं, तो मुझे मनुष्य को नष्ट करना है। तो मनुष्य जाति को नष्ट करने की प्लानिंग फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू कर सकता है। तो जो सारी चीजें जो अभी तक हमें फिल्मों में दिखाई गई हैं, वो सारी बातें सच होनी शुरू हो जाएंगी। जो रोबोट में अक्षय कुमार को आपने जो देखा होगा, वो रोबोट के अक्षय कुमार, रोबोट फिल्म के जो अक्षय कुमार हैं, वो सच होने लग जाएंगे। तो और इस प्रकार की जो भी फ़िल्म आपने देखी होगी जहाँ पर एक विलेन है,
जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट से बना हुआ विलेन है, जो कि पूरे संपूर्ण मानव जाति को नष्ट करने में लगा हुआ है, वो सारी बातें सच होने लग जाएंगी, जहां पर सामान्य और सशक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर एक साथ आने लग जाए। तो इसीलिए ये सारी चीजें हैं जिसको साथ साथ समझ करके हमें चलना बहुत जरूरी है। लेकिन खैर, ये तो चलिए डराने वाली बात हो गई, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि अनुप्रयोग अगर हम देखें आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के, तो बिल्कुल असीमित अनुप्रयोग हैं। हर एक क्षेत्र में, यहाँ तो कुछ ही क्षेत्र यहाँ पर आपके सामने रखे गए हैं। ये तो कुछ ही चंद यहाँ पर उदाहरण हैं। इसके अलावा तो इतने सारे उदाहरण हैं, इतने सारे क्षेत्र, इतनी सारी शाखाएँ, जहाँ पर हम चाहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकते हैं। तो चाहे वो वित्तीय क्षेत्र हो, तो वित्तीय क्षेत्र में हमें कैसे लाभ प्राप्त होगा? तो जो भी वित्तीय आंकड़े हैं, जो भी जानकारियाँ हैं, उनके हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जा सकती है। किसी देश का बजट भी उसी के आधार पर बनाया जा सकता है। फिर विधिक क्षेत्र में उपयोग हो सकता है। कानूनी दस्तावेज़ बनाने में मदद हो सकती है इससे, कि कानूनी दस्तावेज़ को बनाने में या उसे पढ़ने में, उसके जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनको बाहर निकालने में ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है। कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है, ऊर्जा क्षमता बढ़ाई जा सकती है, ऊर्जा की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। फिर बुद्धिमान रोबोट बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है, ताकि रोबोट को बनाने और उसे संचालित करने में किसी व्यक्ति को ना बैठना पड़े उसके पीछे, बल्कि उसका कार्य जो है वो स्वयं ही हो जाए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। गेमिंग में हमने देखा है कि विभिन्न गेम आने शुरू हुए हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे गेम हैं, मतलब बड़े-बड़े गेम जो हैं, सब में आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आपको, यानी उपभोक्ता को बेहतर समझने की कोशिश की जाती है, कि आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या नापसंद करते हैं, आप कहाँ अच्छे से खेल पा रहे हैं, कहाँ पर खेलने में आपको कठिनाई आ रही है। ये सारी बातें जो हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से साइबर सुरक्षा प्रदान करने में, कि कहाँ-कहाँ से किसी कंप्यूटर में हमले हो सकते हैं, कैसे-कैसे वायरस के हमले हो सकते हैं, उन सब को समझने और उनके लिए रणनीति बनाने में इनसे कार्य लिया जा सकता है। फिर स्मार्ट शहर तथा आधारभूत अवसंरचना बनाने में इनकी मदद ली जा सकती है, कि कैसे बेहतर परिवहन के लिए कैसे उपयोग किया जाए, बेहतर ऊर्जा दक्षता के लिए कैसे उपयोग किया जाए, किस प्रकार से किसी भी शहर के लिए कोई अच्छी योजना बनाई जा सके, तो हर जगह पर इसका उपयोग किया जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो विभिन्न अनुप्रयोग हैं, जैसे टीका बनाने में। तो हमने क्या देखा कि कोविड-19 के जो टीके हैं, वो कितने जल्दी आ गए। सामान्यतः कोई भी वैक्सीन बनाने में आप पाएँगे कि कम से कम 8 से 10 साल लग जाते हैं। कहीं-कहीं पे तो 20 साल, 30 साल, 35 साल भी लगे हैं। भारत में जो कुष्ठ रोग के लिए वैक्सीन बनाया गया है, लेप्रोसी की जो वैक्सीन बनाई गई है, उसको बनने में लगभग 35 वर्षों का समय लगा है। 35 वर्ष। और उसके विपरीत हमने क्या देखा कि कोविड-19 के जो वैक्सीन है, वो 6 से 9 महीने में बना कर के तैयार कर दिए गए थे। तो वैसे में हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत आसानी से ये कार्य हो पाया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है वहाँ पर। उसी प्रकार से विभिन्न रोगों का पता लगाने में, रोग निदान में इनका उपयोग हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो भी नई-नई चिकित्सा पद्धति है, उसमें भी इसका उपयोग हमें देखने को मिलता है। तो हर प्रकार से हम देखते हैं कि इसका उपयोग हमें देखने को मिलता है। तो तो जहाँ पर हम चाहेंगे वहाँ पर इसका उपयोग हम कर सकते हैं, अलग-अलग प्रणालियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर कृषि के क्षेत्र में भी उपयोगी है, कि यहाँ पर मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, फिर मृदा का विश्लेषण करने में, आगे की फसल योजना बनाने में, हर प्रकार से इसका उपयोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से व्यवसाय के क्षेत्र में किसी भी कंपनी के लिए, कि उनको व्यवसाय
कैसे-कैसे उत्पादों में करना चाहिए, कौन-सा उत्पाद आज अच्छा कर रहा है, कौन-सा ऐसा उत्पाद पर उनको कार्य करना चाहिए, जिनका मान लीजिए कि अ, जिनका जो उपयोग है वो अगले 10 साल में बढ़ने वाला है और लोग इसका उपयोग करने वाले हैं। तो ये सारी जो योजनाएँ हैं, सब कुछ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से